बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नस्सार। नाज़रीन, कल की जो पार्लियामेंट का सेशन था उसके बाद से एक अजीबो गरीब सा आईनी बहरान शुरू हो गया है। मामला इस हद तक आगे बढ़ गया है कि ये समझ नहीं आ रही कि जो पार्लियामेंट डिसॉल्व की है वज़ीर आज़म साहब ने, जो कि अब तब तक चलेंगे जब तक केयर टेकर वज़ीर आज़म नहीं आएगा सामने, वो पार्लियामेंट डिसॉल्व भी हुई है या नहीं हुई ये नहीं पता। कि कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग है उसने उसके अंदर आइन शिकनी का आंसर मौजूद है या वो रूलिंग वैसे नल एंड वॉइड कर दी जाएगी, ये भी नहीं मालूम। कि जितने लोग हैं उनको हम साबिक पार्लियामेंटेरियंस कहें या फिर उनको मौजूदा या मुअत्तल पार्लियामेंटेरियंस कहेंगे, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन बन गई है। और अभी जब मैं प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ इसके कुछ देर बाद, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इशा की अजान हुई है और इशा की नमाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के लोगों को कॉल दिया और अपने सपोर्टर्स को कॉल दिए कि आप आइए और रेड जोन से बाहर हम एक जश्न मनाएंगे या एक जम्मे गफीर इकट्ठा करेंगे। अब वो जश्न है क्या है उसकी समझ आना अभी भी हमें बाकी है। बहरहाल सबसे पहले तो कल मैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेशन में खुद भी मौजूद थी और तमाम के तमाम लोगों को हक्का बक्का रहते हुए बजाते खुद देख रही थी, तो सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि पार्लियामेंट का सेशन आगाज होते ही फवाद चौधरी साहब ने संभाला माइक और माइक संभालते ही आर्टिकल 5 की बात की। आर्टिकल 5 के अंदर, आर्टिकल 5 बेसिकली आइन का कहता क्या है? कहता है, उसकी शिक नंबर 1 है मुमलकत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फर्ज है। शिक नंबर 2 कहती है कि दस्तूर और कानून की अतात हर शहरी, खा वो कहीं भी हो, और हर शख्स इस शख्स की जो फिल वक्त पाकिस्तान में हो वाजिबुल तामील जिम्मेदारी है। यानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हर शख्स और हर पाकिस्तानी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो नेशन के साथ लॉयल रहे। इसके ऊपर सवाल उठाया गया। कासिम सूरी साहब ने फौरी तौर पर रूलिंग दी और रूलिंग के अंदर एट दी एंड असद कैसर साहब और उनके दोनों के सिग्नेचर थे, जो डिटेल्ड रूलिंग बाद में आई। अब इंटरेस्टिंगली उसके बाद फिर एडिशनल सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन दिया जिसके अंदर वज़ीर आज़म साहब नहीं रहे, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने काबीना को ख़त्म कर दिया था। आर्टिकल 58(1) के तहत तमाम का तमाम काबीना भी डिसॉल्व हो गई थी, पार्लियामेंट भी डिसॉल्व हो गई थी और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब भी, क्योंकि उस पार्लियामेंट ही डिसॉल्व हो गई, उसके वो इलेक्टेड मेंबर थे, तो इसलिए वो वज़ीर आज़म भी नहीं रहे। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने इस मामले को तब तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नामजद कर दिया जब तक केयर टेकर सेटअप नहीं आ जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम सामने आ गया है। अब ऑपोजिशन नाम लेकर आती है या इंतज़ार करेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। आज भी समाअत चलती रही। कल 12 बजे 12:30 बजे के दरमियान तक तवक्को है कि ये दोबारा से स्टार्ट होगी हियरिंग, क्योंकि नून तक जो है मुअत्तल की गई है आज की हियरिंग। 2 दिन से हियरिंग चल रही है। अपोजिशन फौरी हल चाहती थी लेकिन फौरी हल नहीं मिल रहा, क्योंकि अदालत खुद कहती है कि हमने तमाम अराकीन को, तमाम फरीकैन को सुनने के बाद फैसला करना है, क्योंकि फैसला जो है ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और याद रखिए, नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर हमेशा से इस्तेमाल होता रहा। बहुत सारे ऐसे इक़दामात थे जिनको साइड पे पसे पुश रख दिया गया और कहा कि चले अब तो जो होना था वो हो गया, मट्टी पाओ आगे चलो। लेकिन 2012 की एक रूलिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत को टका टोकरी कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से डिसीजन लेगी या जो भी डिसीजन होगा, ऑफ कोर्स वो तो हम तमाम पाकिस्तानियों को जो कबूल करना होगा, कबूल होगा। लेकिन आज एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, वो ये कि इमरान खान साहब के बड़े पुराने साथी अलीम खान साहब ने तमाम तोपों के रुख इमरान खान साहब की तरफ कर लिए। मैं बिल्कुल भी इमरान खान साहब की अहलिया की तरफ नहीं जाऊंगी, वो ज़ाती मसला है, वो ज़ाती मामला है। स्पेशली घर की ख़वातीन पर और किसी भी किस्म की ख़वातीन के ऊपर कोई कमेंट करना मुझे एटलीस्ट जेब नहीं देता। लेकिन अलीम खान साहब ने कुछ इशारे किनायों में बात की, बिलखुसूस फ़रा खान साहिबा के हवाले से, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता था, कोई मामला खुलता था तो सबसे पहले जो है वो पैसे फ़रा साहिबा को जाते थे और वो बैरून मुल्क जा चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी फरमाया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराह और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को सपोर्ट करता रहा, हमेशा से दिली तौर पर सपोर्ट करता रहा, इस उम्मीद में कि नया पाकिस्तान एक नई उम्मीद की किरण के तौर पर सामने आएगा। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है, अलीम खान साहब के हमले किस हद तक अफेक्ट कर सकेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमजा शहबाज साहब भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे कि परवेज इलाही साहब भी अनफेयर मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं। इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक, अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक साबिक, जब तक वो नहीं आता, साबिक पार्लियामेंटेरियन सेनेटर बहरामन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। निसार अहमद चीमा साहब भी साबिक
अभी फिलहाल तो हम यही कहेंगे साबिक पार्लियामेंटेरियन चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं मानेंगे, आई नो। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ देर में, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले इब्राहिम खान साहब, आपकी तरफ ही मैं आऊंगी। या आप आर्टिकल 224 का आसरा लेकर कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब तब तक जब तक केयर टेकर सेटअप नहीं आता तब तक तो एटलीस्ट वजीर आजम रहेंगे। पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है और पार्लियामेंट के डिसॉल्व होने की वजह से वो भी अब किसी तरीके से इलेक्टेड मेंबर नहीं रहे हैं। उसके बाद फिर कहा जा रहा है, बार बार ये आर्टिकल 69 दिखाया जा रहा है कि आर्टिकल 69 के तहत तो किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर हुई हो उसका कोई सवाल उठा ही नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट या कोई भी फोरम। अब ये तमाम के तमाम बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक ऐसे वजीर आजम जिनके बारे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया हुआ है, उसके बाद जब पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन ने बैठकर 197 198 अराकीन के वोट अपनी ओपन डिवीजन से काउंट कर लिए, रजिस्टर कर लिए, तो क्या ऐसे वजीर आजम को इस तरीके से पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना चाहिए या नहीं? ये क्या जानबूझ के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में जाया जा रहा है? एंड गोल समझ आता है, चले इंतखाबात ही होने थे ना, इंतखाबात इस तरीके से हो जाए, ऑपोजिशन ना भागे इंतखाबात से, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन क्या ये मामला हमें कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोइल की तरफ नहीं लेके जा रहा मुल्क? हमने देखा, लोगों ने विटनेस किया सिंध हाउस को जिस वक्त उठा के और छांगा मांगा बनाया गया, खरीदो फरोख्त हो रही थी, हमारे मेम्बरान को वहाँ पर बंद किया जा रहा था, फिर जिस दिन उनको रिलीज़ किया तो वो भी ऐसा रिलीज़ हो रहे थे कि जैसे कहीं किसी कुबा खाने से पकड़े गए हों। तो उस वक़्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी को कोई नज़र नहीं आया, कोई इस मुल्क का कानून किसी को कोई नज़र नहीं आया। सही बना सकती है, कोई गलत नहीं है, देयर इज नहीं, कोई गलती नहीं है। हम एज पर लॉ हमने आर्टिकल 5 का जब रेफरेंस दिया चौधरी साहब फवाद चौधरी ने, तो उसमें बड़ा क्लियर है, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, कौन कौन इनमें से जाके मिलते रहे और कैसे कैसे इन्होंने जाके फॉरेन डिग्निटरीज के साथ मुलाकातें की, और उसके अलावा उसने किस तरह जो है वो डिक्टेट करवाया कि जब तक इमरान खान जो हैं वो इन पावर हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास सारे के सारे सबूत है, क्योंकि मेरे लिए एक और सवाल ये था, एक वकील की, सुप्रीम कोर्ट के वकील की बेटी होने की हैसियत से, कि आर्टिकल 5 तो आप लोगों ने लगा दिया, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि आर्टिकल 5 के कोई गद्दार है या कोई जो आर्टिकल मुमलिकत स्टेट के साथ लॉयल नहीं है, उस बुनियाद पे आप बात करते हैं, कोई प्रूफ नहीं देते, कोई चीज डिस्कस नहीं होती, कोई चीज डिबेट नहीं होती और आप फौरी तौर पर रूलिंग पास कर देते हैं। ये कैसे? अगर आपके पास सबूत है तो देने सिक्योरिटी के पास नेशनल, ये हम अब पेश करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है हमारी, उसके स्टैम्प सिग्नेचर जिसमें चारों मुसल्लह अफवाज के हमारे चीफ्स मौजूद थे, उसमें कहा है कि अगर इमरान खान रहे तो आपको जो है हम आपके साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब होंगे। तो क्या इमरान खान और स्टेट एक ही चीज है इब्राहिम साहब? ही इज द हेड ऑफ द स्टेट और एक ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट। फाइन, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और उसके मुतालिक एक फॉरेन गवर्नमेंट का जो है रिप्रेजेंटेटिव वो ये कह रहा है और डायरेक्टली कह रहा है कि अगर आपने इनको मकसद है कि रखा तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपने उसके बर्दाश्त करने हैं। तो जब इस किस्म के हालात पहुंच जाएं और वो जहां पर धनधनाते फिरें और आपके मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब था, तो मैं जब अगर मिलना चाहूँ किसी फॉरेन डेलीगेट से तो मुझे अपना जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी और अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं इस मकसद की खातिर। उठाना चाहिए था ना जब सारी जगह फिर रही थी वो चार्ज डी अटैची ऑफ यूएसए, तब तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, कोई कदम नहीं उठाया। देखिए आप कैसे, आप एक चीज का कोई अमल हो रहा है, आप उसकी कलेक्शन करते हैं एविडेंस की, हर चीज की मामलात की, वो हमने की और उसके बाद जो है एक लेजिटिमेट कदम उठाया है। इसको कैसे रंग देने की कोशिश की जा रही है? जी हमारे पास 190 सवाल तो करना हमारा बनता है ना, एटलीस्ट हम लोगों को जवाब तो मिले, आवाम भी देख रहे हैं। अच्छा बैरमन तंगी साहब, मसला ये है कि आप लोगों ने भी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा, आप लोगों ने जहमत ही नहीं की, इन्होंने आपको बुलाया कि आइए हम आपको वो कागज का टुकड़ा, जैसे आप कह रहे हैं कि कागज का टुकड़ा खाली है, जाली है, फेक है, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है उसके बारे में, उन्होंने कहा कि आप आइए मुलाकात कीजिए और मुलाकात के अंदर जो नेशनल स्टैंडिंग कमेटी थी और नेशनल सिक्योरिटी, उसके अंदर आकर बात करें। आप लोगों ने कहा जी हमने तो देखना ही नहीं है, हम तो जहमत ही नहीं करेंगे कि हम लोग इस टुकड़े को देखें भी। इतनी बड़ी बात ये लोग कर रहे हैं, कम से कम इनको झूठ प्रूव करने के लिए, अगर आप कहते हैं कि झूठ है, झूठ प्रूव करने के लिए ही देख लेते आप लोग।
शुक्रिया अनिका। देखिए मेरी बात सुने। अभी जो मेरे भाई बेटे हैं एक्स MNA साहब, और जो कुछ कह रहे लोग हंसते हैं इसलिए कि आपका जो नेशनल टीवी है, आपका जो प्रोग्राम है, ये PTI जैसे बेवकूफ़ लोग नहीं देखते हैं। ये पाकिस्तान Mind के your language. इंटेलेक्चुअल This is not good. This is not fine. I mean, पॉलिटिकल लोग देखते हैं और वो समझदार हैं कि सियासत क्या चीज़ है, पार्लियामान क्या चीज़ है, और आइन और दस्तूर क्या चीज़ है। अभी मेरे भाई ने कहा कि सिंध हाउस में हमारे लोगों को रखा है, तो भाई आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि MKM किसके पास थी, बाप पार्टी के MNA किसके पास थी, आप लीग के MNA किसके पास थी, आज़ाद MNA किसके पास थी। हमारे पास तो जो PTI के MNA हैं, जो इस वक्त इमरान को सरबराह कहते हैं, माफिया का सरगुना उनको कंसिडर करते हैं, जैसे आज अलीम खान ने कहा, तो हमारे पास तो इस वक्त वो MNAs थे जो आपके एलाइज थे, और आपके सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि एलाइज भी मेरे साथ हैं, MNAs भी मेरे साथ हैं, और मैं इस दिन के इंतजार कर रहे थे कि किस वक्त अपोजिशन मेरे खिलाफ अदम-ए-इत्तेमाद लाएंगे। तो मेरे भाई ये बात भूल जाते हैं आपके सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर कि जब आपके एलाइज ने आपको छोड़ा, जब आजाद MNA ने आपको छोड़ा, और उसने सेनेटर साहब वो बातें मैंने सुनी है, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आप लोग क्यों नहीं गए जब इन्होंने बुलाया था? इनको गलत साबित करने के लिए सही जाते तो सही ना। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मेरी बात सुने। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की मैं तशरीह करता हूं। आर्टिकल 5 भी अगर ये समझते हैं तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस अदम-ए-इत्तेमाद के लिए इसके इमरान ने तो वेलकम किया था, तो उस वक्त साजिश कहां थी? और फिर अगर इन लोगों ने वो खत हमें दिखाने की कहा है, तो मैं आपसे अनीका बता रहा हूं कि पौने 4 साल में सेलेक्टेड और कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ने वो कौन सा इशू है जिसमें उसने अपोजिशन को फेस किया है। इसने तो हमेशा उन कमेटी से भागे हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलीमियत के लिए और पाकिस्तान के बका के लिए आप जैसे दूरंदेश एंकर्स ने उस पर फोकस करके बुलाया था, लेकिन उसने उसको फेस न करके भागे हैं। मैं समझता हूं कि ये ट्रस्टेबल नहीं था। हमने तो बहुत कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़े, लेकिन इसने अपने ट्रस्ट को लूज करके, जब हमने देखा, महसूस किया, और एलाइज ने महसूस किया कि इस वक्त इमरान ने तमाम एलाइज का ट्रस्ट लूज करके, तब हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सामने रख के अदम-ए-इत्तेमाद ले आया। राइट। और जब अदम-ए-इत्तेमाद आया है तो ये अदम-ए-इत्तेमाद, और अनिका जब अदम-ए-इत्तेमाद आ गया तो अदम-ए-इत्तेमाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो जमहूरी हक है, आईनी हक है अपोजिशन का, और उसमें वो लूज कर चुके हैं। हमने शो किया पूरी दुनिया को कि 197 MNAs ने इमरान पे अदम-ए-इत्तेमाद करके फिर ही कांट डिसॉल्व द असेंबली। वो नहीं कर He cannot dissolve the assembly because most of the member parliaments are against him. ठीक है, बैरमन तंगी साहब, आपका जवाब आ गया। निसार अहमद चीमा साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेकर आऊंगी। अवाम जो आपके वोटर्स थे, जो PMLN के वोटर्स थे, वो तो ये चाह रहे थे ना कि दूध का दूध पानी का पानी हो। आप लोगों की नजरों के सामने से गुजरता वो खत, तो आप लोग कोई ठोस बात कर सकते कि देखें ये गलत है या ये सही है या ये झूठ है या ये असली है। अब आप लोग वो हवा में फेंकने वाली बात नहीं हो जाएगी जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि वो फेक है, वो फोर्ज्ड है। ये बातें तो तब आप हम लोगों को सही बताते ना, अगर खत आप लोगों ने सही में देखा भी होता। क्यों नहीं गए? अनीका देखें, गुजारिश ये है कि आर्टिकल 5 जो है, 5A, जो स्टेट के साथ वफादारी की बात करता है, उसके हवाले से फैसला क्या किसी सियासतदान ने करना है, क्या किसी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ने करना है, या अदालत ने करना है? तो अब अदालत में बात यह कि अगर देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, ताकि यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर किसी ने इस तरह का ये इल्ज़ाम लगाया है, देखें बात क्या है, सीधी सी बात है अनीका, बिल्कुल ये एक इट्स मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज कि जब हमने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा करवाई है 8 तारीख को, ये कहते हैं कि जी एक दिन पहले हमें पता चल गया, वो मीटिंग हुई और ये एम्बेसडर के साथ और फलां की हुई और ये बात तय होगी, उन्होंने ये थ्रेट किया। अगर वाकई ऐसा था तो फिर यह कि 24 तारीख तक 17 दिन गुजर गए, जब ये फॉर्मली हमने ये हाउस ने लीव ग्रांट की कि इसको फॉर्मली टेबल करें,
तो 17 दिन में एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि जनाब ये तो ये कि कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है। साहब वो सारे तो अपने पत्ते आपके सामने खोल के रख दें, वो तो बचा के रख रहे थे ना। नहीं, गुजारिश सुन ले, आखिरी वक्त तक वो समझते रहे कि हमारे साथ अक्सरियत है। जब भी उन्होंने देखा कि बिल्कुल ये है कि ये तो अक्सरियत उनके साथ चली गई है, तो एक एक करके इनके इत्तेहादी भी छोड़ गए, इनके अपने बंदे भी छोड़ गए, इनकी करतूतों की वजह से। उनको पता है कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो शिकस्त और इबरत का सिंबल होगा। यही वजह है कि बदनामी से बचने के लिए वो सारे छोड़ गए। और ये है कि ये उसको ये है कि अपनी नायली और ये बदइंजामी का मलबा कभी फॉरेन गवर्नमेंट्स के ऊपर, कभी अपोजिशन के ऊपर। देखें, बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ठीक, अगर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इसके ऊपर गद्दार है कोई नहीं, जी नहीं मेरी बात सुन ले ना, बात सुन ले, बड़ा सीरियस मसला है। देखिए ये हमारा बनाना स्टेट नहीं है कि आप जिसको चाहे, जंगल का कानून नहीं है कि जिसके ऊपर चाहे इस तरह की घटिया इल्जाम को लगा दे। ये बहुत बड़ी गाली है। देखें, गद्दार कहना किसी को, मुल्क दुश्मन कहना, इससे बड़ी भी कोई गाली हो सकती है। देखिए, बात ये है कि जुडिशल कमीशन बने ताकि ये है कि दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर कोई मुल्क दुश्मन है, वाकई किसी ने साजिश की है और यह है कि कोई फॉरेन किसी गवर्नमेंट का कोई एजेंट बना है, तो फिर यह है कि उसको ये सरेआम फांसी दी जाए। लेकिन अगर ये झूठा इल्जाम किसी ने लगाया है तो उसको भी इबरतनाक सजा दी जाए। मैंने आज तक पाकिस्तान के अंदर बड़ी सीरियस सजाएं तो देखी नहीं चीमा साहब, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। प्लीज मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा। मैं ब्रेक के बाद आती हूँ, फिर उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले निसार चीमा साहब, आप बात कर रहे थे, क्विकली मुकम्मल कर लीजिएगा इस सवाल के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पिछले कुछ महीनों से इलेक्शन कैंपेन पर है, अपने पूरे इलेक्शन स्विंग के साथ जा रही है। आप लोग अगले इंतखाबात के लिए तैयार हैं या नहीं है? मैं मुख्तसर 3 बातें मुख्तसर। देखें, पहली बात यह है कि पीटीआई ने जो पहले तो नालायकी और बदइंजामी उनकी पूरी कौम के सामने बिल्कुल अयां है, रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। लेकिन जिस तरह का बदकलामी और बदमिजाजी का कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसकी बिना पर मुझे ये यकीन है और मैं उस निज़ाम से काम लेता हूँ कि इब्राहिम खान जैसा शरीफ आदमी जो है उसका ज़्यादा देर तक इस पार्टी में गुजारा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं मेरी प्रेडिक्शन है। वो तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के इधर पाकिस्तान में आए पीटीआई के लिए। दूसरी नहीं, फिर ये बिल्कुल कानों को हाथ लगाते हुए वापस जाएंगे या किसी और पार्टी में आएंगे। दूसरी बात जो है, सलीम खान, देखिए आज उसकी बातें सुने जी। दूसरी बात नहीं, मेरी बात सुन ले। दूसरी बात जो है वो ये हुआ ये है कि इनको भी पता है कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मन गद्दार ये वो। देखें, असल बात क्या है कि जिस तरह एक इल डिसिप्लिन्ड और ज़िद्दी बच्चा जो है जब देखता है कि मैं हार रहा हूँ तो वो पूरी गेम उलट देता है। इसी तरह इल डिसिप्लिन एक खिलाड़ी है, एक लड़का जो है जब देखे मैं हार रहा हूँ क्रिकेट की गेम तो विकेटें उठा के भाग जाए। ये इमरान खान साहब ने किया है कि उसने देखा है कि जब मैं ऐवान की अक्सरियत के एतमाद से महरूम हो गया हूँ तो बस ये है कि ये विकेटें उठा के भाग गए। आखिरी बात जो है, मेरी बात अनिका, ये मेरी बात ज़रा गौर से सुने कि अगर ये है कि असेंबली डिज़ोल्व हो गई है, नेशनल असेंबली, देयर इज़ नो लीडर ऑफ द हाउस, देयर इज़ नो लीडर ऑफ द अपोजिशन, फिर ये किसको ये लेटर लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है और किसको लिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम गद्दार हैं तो हमें वो लेटर हमसे मुशावरत करनी है। यह है कि देखें, मैं अगर किसी को गद्दार समझूं तो मैं उससे मुशावरत करूंगा, मुझे तो शर्म आएगी कि ऐसे शख्स से मैं बात करूं। देखें ये किस तरह के ये किस तरह जा रहे हैं, मुल्क को खाना जंगी और अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं। आर्टिकल 224 जिसके तहत अब ये सारी चीजें हो रही है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, बाकी सारी चीजें। अब मसला ये है इब्राहिम खान साहब, एक तो आप चीमा साहब की बात का जवाब दे दीजिएगा कि आप कानों को हाथ लगाते हुए पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, अगले इंतखाबात के अंदर आपने पीटीआई से नहीं लड़ना। दूसरा ये कि ये जितने भी रूल्स और कवानीन है वो आम हालात के लिए बने हैं। इस वक्त आम हालात नहीं है, इस वक्त पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है। वजीर आजम बकौल उनके अपने, इसलिए क्योंकि वो अब डिसॉल्व कर चुके हैं पार्लियामेंट को, तो वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहे, तो ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। अब अगर सदर साहब उनको तब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तक प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। नॉर्मल हालात के लिए कानून है, ये नॉर्मल हालात ही नहीं है।
पहली बात यह है कि चीमा साहब ने मेरा पीटीआई को छोड़ने के मुतालिक कहा है, मेरा कभी ये दिल में नहीं सोचा था, ये कुदरती एक कोइंसिडेंस हो गया है। कल ही मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजा है कि मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूँ, पीटीआई के साथ हूँ। इससे बढ़ के कोई इंसान इस चीज़ की गवाही नहीं दे सकता। अलीम खान ने भी यही अलीम बोला खान ने तो लगाए होंगे ना, वो कहते हैं जब लगाते हैं तो फिर वो जब खाने का मौका आया, खाने का मौका मिला नहीं तो 3.5 साल अलीम खान कहाँ पे थे? अलीम खान साहब उस वक्त क्यों सामने आके नहीं बोले? आज अलीम खान साहब के पेट में इतनी तकलीफ उठ रही है क्योंकि मौका नहीं मिला वो खाने का, जो वो अपनी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न चाह रहे थे। अब बाकी आ जाते हैं अच्छा, एक मिनट इब्राहिम साहब, मेरे साथ जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब बड़े सीनियर इस मुल्क के कानूनदान हैं, मैं उनसे भी पूछना चाह रही हूँ, एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बना हुआ है। शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। अब शाइक उस्मानी साहब, द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ, एक तो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट में, वो इंटरप्रिटेशन भी करके दे देंगे, फैसला भी सुना देंगे, लेकिन मैं आपकी कानूनी एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हुए ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ बहुत सारे अफराद ये फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 69 के तहत जो कार्रवाई पार्लियामेंट में हुई है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 69 का सेक्शन 1, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। यहाँ प्रोसीजर की बात की गई है, क्या ये रूलिंग किसी तरीके से इसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया जा सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर है। वो ये कहता है कि अगर प्रोसीजरल कोई डिफेक्ट हो जाता है स्पीकर के रूलिंग में, तो उस सूरत में उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ये चीज़ जो है ये आज डिस्कस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे ये पॉइंट आउट किया गया कि डिप्टी स्पीकर के पास कोई पावर्स नहीं है कि कोई रूलिंग दे सके। ये पावर सिर्फ स्पीकर के पास है, और अगर डिप्टी स्पीकर ने कोई रूलिंग दी है तो वो यकीनन गलत है। ये आज डिस्कस हुआ, फैसला नहीं हुआ लेकिन डिस्कस हुआ है। और जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी है वो रूलिंग वो सही है कि नहीं सही है, ये एक प्रोसीजरल चीज़ है यकीनन। अब सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करना पड़ेगा कि जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी है वो अगर प्रोसीजरली गलत थी तो उस सूरत में क्या आर्टिकल 69 का इतलाक उस पर होगा कि नहीं होगा। अगर इतलाक होगा तो इसके मतलब कि वो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकेगी। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी इन्वॉल्व है कि आया स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ये राइट है कि आर्टिकल 95 के तहत अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव होता है और वोटिंग होती है, क्या वो उसको रोक सकता है किस तरीके से? चूंकि जो आर्टिकल 95 की जो प्रोविजंस हैं उसमें इतनी सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं, और राइटली सो, चूंकि आप प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को हटा रहे हैं, कि उसको आप उससे अलग नहीं हो सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और ये एक प्रोसीजरल इशू है। तो कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि या क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के खिलाफ बात हुई है या प्रोसीजरल इशू के खिलाफ बात हुई है, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। अगर तो वो समझते हैं कि ये प्रोसीजरल इशू के खिलाफ बात हुई है, फिर तो वो फैसला कर सकते हैं कि 69 के तहत उनको कोई राइट नहीं है इसमें इंटरफेयर करने का। और अगर वो कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, फिर उनको राइट है, वो ये कह सकते हैं कि ये गलत है। राइट। अच्छा शाइक उस्मानी साहब, अब क्योंकि आपका बड़ा तवील एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो मैं कोर्ट से हट के आपकी पर्सनल राय जानना चाहूंगी, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है या ये प्रोसीजरल इशू है? देखिए, मेरी नज़र में तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि आर्टिकल 95 को अगर पढ़ा जाए तो सारे जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी प्रोविजंस हैं उसमें एक ये आर्टिकल है जिसमें कि हर एक चीज़ स्पेसिफिकली लिखी हुई है और बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस तरह से जाना चाहिए। और अगर उसकी वायलेशन होती है किसी तरीके से, अगर एक दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया, एडमिट हो गया, उसकी वोटिंग लाजमी है, जब तक कि उसकी वोटिंग कंप्लीट नहीं होती स्पीकर असेंबली को प्रोरोग नहीं कर सकता। ये साफ चीज़ है। तो इस सूरत में मेरी नज़र में, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है
और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की है डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है उससे, और इस वजह से इसको मेरी नज़र में इसको सेट असाइड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। शाइख उस्मानी साहब, वेरी क्विकली, हाइपोथेटिकली, अगर हमें नहीं पता कि कोर्ट ने क्या फैसला देना है और जो भी फैसला है वो सब तस्लीम करेंगे एज इज, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर कोर्ट ये फैसला देती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, तो उसके बाद क्या होगा? क्या सारी की सारी चीजें जो हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी? क्या पार्लियामेंट उधर ही स्टैंड करेगी? क्या जो कैबिनेट डिसॉल्व कर दी गई है, क्या पार्लियामेंट जो डिसॉल्व कर दी गई है वो सब चीजें वापस हो जाएंगी? जी बिल्कुल, अगर कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था और ये स्पीकर ने गलत फैसला किया, तो स्पीकर फिर वो कोर्ट जो है उसको रिवर्स कर देगी, सेट असाइड कर देगी, और हम उसी पोजीशन में होंगे जो कि कल 12 बजे हम थे, जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई थी और उसको वोटिंग करनी थी, उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। और क्या ऑपोजिशन, आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, क्या ऑपोजिशन को नया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन लानी पड़ेगी या इसी के ऊपर मामला? नहीं, वो वही मोशन, वही सेम मोशन, वी विल बी एग्जैक्टली एट द सेम स्पॉट एज वी वर यस्टरडे एट 12 o'clock, और उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होगा अगर कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है, और जो फैसला होगा उसके बाद फिर जो कार्रवाई होगी वो। राइट, गॉट योर पॉइंट शाइख उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसी पॉइंट पे ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर मेरे साथ जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनसे भी बात करते हैं, तंगी साहब, इब्राहिम खान साहब और चीमा साहब, आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी थोड़ी देर पहले शाइख उस्मानी साहब हमें बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी उस के ऊपर दे रहे थे, कानूनी क्लैरिटी, और बहुत सारे कानूनी माहिरीन बशमूल मेरे वालिद साहब से भी मेरी डिस्कशन हो रही थी इसके ऊपर बड़े दिनों से। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामला हुआ है। बहरमन तंगी साहब, अब मसला ये है कि आप लोगों के पास इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये मामला ही कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन आप लोग, अब अवाम ये समझ रही है, आपके नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को अचीव तो हो गया ना वो जो वो अचीव करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि खान साहब दूर जाएं, और अगर आप ये नहीं चाह रहे थे कि इलेक्शन जल्दी हो, तो फिर अदालत की तरफ जाने की बजाय क्या पार्लियामेंट का अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं है? क्या पार्लियामेंट खुद कुछ नहीं कर सकती थी? आपके पास वैसे भी मेजॉरिटी थी। जो डिप्टी स्पीकर ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले किया, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, बल्कि वो ऐसा लग रहा था कि वो इमरान का नौकर है, और उसने जो डायरेक्टिव्स दिए उसको उसने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद आपने देखा कि हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि एक स्पीकर बैठ के उसने वो अपने उस रोल को कंटिन्यू रखा और उसने वोटिंग भी करवा दी, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे जो साथी हैं और इमरान जो कह रहे कि भाई मैं अवाम के तरफ जा रहा हूं और अवाम के वोट पर जाना चाहता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोज़ अव्वल से, जब हमने देखा कि इमरान ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को और पार्लियामान को और मीडिया को नुकसान पहुंचाया और पूरी दुनिया में तनहा होता जा रहा है, तो हमने, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदम एतमाद का इशू लेकर तमाम अपोजिशन लीडरशिप से कंसेंसस डेवलप की, और जब इसलिए कि हमने पार्लियामान के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से हमने नहीं कहा कि ये हुकूमत ऐसी तरीके से खत्म हो जाए कि जो प्रोसेस है, जो पार्लियामानी निजाम का तसलसल है, जो हम फोर टाइम ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, उसमें रुकावट आ जाए। हमने सोचा कि अगर उसके साथ इत्तेहादी नहीं है, उनके उस पर अदम एतमाद है, तो हम पार्लियामान के अंदर जमहूरी तरीके से चेंज ले आए, और फिर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, जो कंसेंसस डेवलप की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मामला आगे बढ़े। इन केस चीमा साहब, अगर ऐसा होता है कि अदालत कहती है कि नहीं, ये जो मामला था ये पार्लियामेंट का अपना हिस्सा था, इसके अंदर हम लोग आर्टिकल 69 के तहत हम कोई किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं करेंगे, फिर इंतखाबी तैयारी शुरू हो जाएगी। जी चीमा साहब, देखिए निका, एक तो ये कि ज़ाहिर है अदालतों के फैसले का हमने एहतराम करना है, हम उसको दिल से सही समझे या ना समझे, लेकिन हमने ज़ाहिर उनको मानना और एहतराम करना है। राइट। लेकिन असल जो बात है निका वो ये है कि देखें, गुजारिश ये है कि एक स्पोर्ट्समैन से जो कम से कम तवक्को होती है वो ये कि वो
वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो मुजाहरा करे। ठीक। देखें वो सारी नालायकी, बद इंतजामी, बद कलामी अपनी जगह, लेकिन ये तो साबित हो गया कि इमरान खान साहब में तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं है। जब आपने आपको हारता हुआ देखा तो विकेट उठा के भाग गए। और एक आखिरी जो बात है, देखें अनिका, बात ये है कि बिल्कुल हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आइन शिकनी का जो दरवाज़ा खोला गया है इसको बंद होना चाहिए, वरना देयर विल बी नो एंड टू इट। राइट। देखें ये किस तरह मुल्क को अनारकी और खाना जंगी की तरफ ले जाएगा कि इसका कोई अंजाम बड़ा भयानक होगा। और ये बात पे मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्जाम जो है ये बताना चाह रहा हूं, ये बंद होना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और उसके बाद 75 साल बाद एक बार फिर ये मौका आया है। इस कौम ने फैसला करना है 3 महीने के अंदर कि आपने इंतखाबात में इस मुल्क को आज़ाद देखना चाहते हैं या बाहर के लोगों के जो। इब्राहिम खान साहब, थैंक यू सो मच। सेनेटर बैरतमंद तंगी साहब, निसार चीमा साहब और शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरी सिर्फ इतनी दुआ है जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ये सियासी टिफ जो है वो IMF वाली हमारी नेक्स्ट ट्रांच और पूरे प्रोग्राम को डेंजर में डाल चुकी है। अल्लाह ताला जो भी करे पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। अल्लाह हाफिज़।